हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। ये कौन से चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं? तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 हमने इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आई होप कि उतने क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम अपने पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड पार्ट 2 हमारा लास्ट पार्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद में भी हमारे 2 पार्ट्स आएंगे जिसमें हमने अपने सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग अपने 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Name some modern industries which were in operation in our country at the time of independence। क्या बताना है स्टूडेंट्स? हमें कुछ नेम्स बताने हैं। किसके? कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऑपरेट कर रही थी हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज हमें बतानी है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी थी नहीं पता आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। और काफ़ी ये एक काइंड ऑफ हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाने वाला क्वेश्चन है कि इससे हमें पता चलेगा कि अच्छा उस टाइम पर कौन कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी और कौन कौन सी वर्क करने लगी थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। The second half of the 19th century witnessed the emergence of modern industries। कब emergence देखा हम लोगों ने? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो एमर्ज होने लगी। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज से हम क्या मतलब बताना चाहते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडस्ट्रीज से हम सिंपल इतना बताना चाहते हैं कि जो न्यू इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप होने लगी, जो ब्रिटिश रूल के मतलब कि ब्रिटिशर्स के रूल के अलावा जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होने लगी, जिसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, So at the initial stage, development was confined to setting up of cotton and jute textile mills। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे मतलब कि जब मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट होने लगी थी, उस टाइम पर जो हमारा ये सेटअप था या जो हमारी ग्रोथ थी, डेवलपमेंट था, वो कहाँ कन्फाइंड था या वो किस पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर देखने को मिल रहा था हमें? तो वो हमें कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स के पास ही देखने को मिल रहा था। मतलब कि कॉटन और जूट में ही हम देख रहे थे कि उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री थी वो कॉटन और जूट में काफ़ी रिच भी थी, तो स्टार्टिंग जो है वहीं से की गई कि ठीक है हम इनकी टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज द हब फॉर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स while were mainly dominated by the Indians, whereas the jute industries were mainly concentrated in Bengal and were dominated by the British। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ पर देखने को मिली हमें ज़्यादा? महाराष्ट्र और गुजरात में। और जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी जो महाराष्ट्र और गुजरात में हमें जो देखने को मिली या महाराष्ट्र और गुजरात में जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, वहाँ पर इंडियंस का रूल ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज थी ये इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, और वहीं जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो हमें बंगाल में देखने को मिली ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वहीं पर हुआ, मेनली से हम क्या बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रपोर्शन है वो हमें उन पर्टिकुलर जगहों पर मिला। तो जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ पे थी? बंगाल में थी। और कौन डोमिनेट कर रहा था इन्हें डोमिनेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, मतलब कि जूट इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स चला रहे थे और जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो इंडियंस चला रहे थे। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। इसमें स्टूडेंट्स समझना कम है और जो फैक्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा देखना है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, in the beginning of the 20th century, iron and steel industries also started emerging gradually. It was incorporated in 1907। अब 19th सेंचुरी का जो हाफ 19th सेंचुरी था वो खत्म हुआ, 20th सेंचुरी में हम आए, तो यहाँ पर हमने कॉटन और जूट के अलावा क्या देखा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखे। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपने सुनी होगी, टिस्को। ओके,
तो ये जो है ये हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मूव था हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री थी जो कि टाटाज ने स्टार्ट की थी, वो सबसे हम बोल सकते हैं कि वो सबसे स्टार्टिंग वाली थी आयरन एंड स्टील के टर्म्स में। ओके, और कब इनकॉर्पोरेट हुई थी भाई हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कब स्टार्ट होना या कब इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी, तो वो 1907 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, some other industries that were operating at a smaller scale during the British era was sugar industries, cement industry and paper industry। ठीक है, अब इनके अलावा जूट, कॉटन, आयरन एंड स्टील के अलावा कुछ शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज देखने को मिली थी हमें किस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। देखो हम ये जो बात कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी इंडिपेंडेंस मिला नहीं है, जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद में ब्रिटिशर का रूल खत्म हुआ। ठीक है, उसके पहले तो हम यही मानते हैं कि ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमें, तो उसके पहले ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी एंड इवन वर्क करने लगी थी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये ब्रिटिश रूल के अंदर वर्क कर रही थी। ओके, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में फैक्ट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर समझने वाली चीज़ें कम है, एंड आई होप कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आप लोग याद रखोगे। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th। What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization affected by the British in pre-independent India? क्या वर्ड आया यहाँ पे, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे का मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का, हमें ये बताना है। ठीक है, किस पर्टिकुलर मोटिव के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी कंट्री में डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए। बहुत ही सिंपल सा है स्टूडेंट्स इसका आंसर। देखो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड इवन एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आई गेस कि अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। पहला क्या हो जाएगा कि जो हमारी कंट्री है उसे सप्लायर बनाना रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, एक सोलली वो हमारी जो इंडिया थी, हमारी जो कंट्री है, उसे वो रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बनाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो किस पर डिपेंडेंट रहें, ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहें उनके फाइनल गुड्स के कंजम्पशन के लिए। तो वो जो है पूरा जो हमारा मार्केट है वो फाइनल गुड्स का मार्केट बनाना चाहते थे कि जो बाहर से आ रहे हैं फाइनल गुड्स वही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं और वही यहाँ पर ट्रेड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ उनके टू फोल्ड मोटिव्स थे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के। ओके, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी या जो कंडीशन थी आई शुड से, वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी। ओके, so the following are the two-fold motives behind the systematic deindustrialization affected by the British, making India a supplier of raw materials। और सप्लायर बनाना क्यों है रॉ मटेरियल्स का, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ से इंडिया से उन्हें जो रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे वो किस रेट पर मिल रहे थे, चीप प्राइस पर मिल रहे थे या चीप रेट पर मिल रहे थे। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या था, एक प्रॉफिटेबल चीज थी। उसके बाद में इंडिया जो थी स्टूडेंट्स, उसके वो रॉ मटेरियल्स में रिच थी। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज थे, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज थे जो आपको इंडिया में प्योर चीज़ें मिलती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो और उसके साथ में इंडिया में काफ़ी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल थे जो कि यूज़ आते हैं और भी फर्दर प्रोडक्शन में। तो इनकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन जाए। रीज़न ये हमने बता ही दिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स, ये जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ पर जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें वो प्रोसेस किए जाते थे और जो फाइनल गुड्स हैं उनमें कन्वर्ट किए जाते थे। अब फाइनल गुड्स की जो प्राइजेस रखते थे वो इस चीप प्राइस से काफ़ी ऊपर होती थी, उसकी वजह से वो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते थे और उनकी इकोनॉमी को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवा सकते थे। ठीक है,
तो ये कुछ रीजंस थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये इंडिया को सप्लायर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल के, ठीक है। The main motive of the British government was to make India a mere supplier of cheap raw materials to feed its own flourishing industrial base, ठीक है। क्या किस चीज का सप्लायर बनाना है? चीप रॉ मटेरियल का, ओके। ऑब्वियस सी बात है कि चलो जो ब्रिटिशर्स हैं वो रूल कर रहे हैं इंडिया पे, ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स के लिए मनी पे कर रहे हैं, लेकिन वो उनका फायदा देखेंगे, वो बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे, ओके। एंड आप लोगों को पता है इंडिया में इतनी इलिटरेसी थी कि लोगों को पता ही नहीं था, जो लोग थे उन्हें इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, उन्हें इजीली यूज किया जा सकता था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि उनके रॉ मटेरियल्स की वैल्यू कितनी है। उन्हें जितना अमाउंट मिल जाता था वो उसी में क्या बोलते थे कि चलो ठीक है इतना मिल गया हमें, ओके। वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते थे कि क्यों या क्यों नहीं, और अगर वो क्वेश्चन करना भी चाहे तो वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो क्वेश्चन करे, बिकॉज ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे और वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। वो सीधे फिर क्या आते थे, वही मारा कुटाई और मार दिया भाई, डेथ कर दी, बात ही खत्म हो जाती है, राइट। तो इसलिए कोई भी ना ब्रिटिशर्स से पंगे नहीं लेना चाहता था, ठीक है, आप जितने में ले रहे हो उतने में ही ले लीजिए, राइट। तो उन्हें चीप रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे जो कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही यूजफुल थे, ओके। और जो सेकेंड रीजन था वो क्या था? मेकिंग इंडिया अ मार्केट ऑफ फॉर फिनिश गुड्स, ठीक है। अब इंडिया को फिनिश गुड्स का मार्केट बनाना, इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा ब्रिटेन पर। इंडिया जो है अगर उससे अपनी जो लोग हैं, मतलब कि जो उसके सिटीजन्स हैं, अगर उनकी सारे नेसेसिटीज को पूरा करना है तो उसे ब्रिटेन से गुड्स लेने पड़ेंगे। तो इंडिया बेसिकली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा ब्रिटेन पर, और जब वो डिपेंडेंट हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स और ज्यादा अच्छे से इंडिया पर रूल कर पाएंगे, ओके। So another important objective of the British government was to use India as a virgin market to sell the finished goods produced by the British industries, ठीक है, कि वो क्या चाहते थे कि जो इंडियन मार्केट है उसे वो यूज करे, कैसे, जो फिनिश गुड्स बनाए गए ब्रिटेन में वो यहाँ पर सेल कर कर, ठीक है, मतलब कि यहाँ के लोगों को उनका कंज्यूमर बनाना, ओके। सो ये दो रीजंस थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटिशर्स ने क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो ये दो रीजंस थे एंड आई होप कि ये दोनों रीजंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined अंडर द ब्रिटिश रूल, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो क्या क्वेश्चन है कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो क्या की गई, ruin की गई ब्रिटिश रूल में, ठीक है। क्या आप एग्री करते हो इससे? आई होप कि आप सभी के आंसर्स यस ही आए होंगे, और वो यस तभी आएंगे जब आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, ओके। तो यस वी एग्री कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे वो रूइन किए गए, ठीक है। कैसे किए गए स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पर n नंबर ऑफ रीजंस थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज अप्लाई की, जिसकी वजह से जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड नोन थे वो अब हम वर्ल्ड में सेल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हाई ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी अगर एक्सपोर्ट किया तो, ओके। उसके बाद में क्या हुआ कि अब जब लोग उसे सेल ही नहीं कर रहे हैं तो वो फॉरेन मार्केट तो गया, उसके बाद में जो डोमेस्टिक मार्केट था वो भी खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हुआ? बिकॉज ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे वो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड के कंपैरिजन में क्या थे, चीप थे। तो जो लोकल पब्लिक थी वो क्या प्रेफर करेगी, चीप वाले प्रेफर करेगी। तो जो लोकल पब्लिक है वो उन जो ब्रिटेन के जो गुड्स आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रही थी एज कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक गुड्स। तो इसकी वजह से भी जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई, ओके। सो यस ये बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिश रूल के कारण जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो इंडस्ट्री पूरी डिक्लाइन हो गई थी, ओके।
So yes, we do agree with the above statement that the traditional handicrafts industry were ruined under the British times. The following are the reasons in favor of the statement. अब क्या reasons हैं? Discriminatory tariff policies. डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज में क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको शायद 3 से 4 बार तो बता चुकी हूँ. अगर आप लोगों को पता होगा, मतलब आप लोगों ने अगर सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज क्या होती है. और जिसने नहीं देखे हैं उसके लिए मैं वापस बता देती हूँ कि क्या होती है. स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट एंड फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट, ये क्या होंगे? ये होंगे टैक्स फ्री. ठीक है, और ये भी कहाँ कर रहे हैं? रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन, और जो फिनिश गुड्स हैं उन्हें कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? हम ब्रिटेन से ही कर रहे हैं. तो ये टैक्स फ्री होगा. ओके, इन पर कोई टैक्सेस चार्ज नहीं किए जाएंगे. लेकिन अगर इंडिया ने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो इस पर हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे. ठीक है, क्या होगा? इस पर हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे. तो इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स थे वो एक्सपोर्ट करने से बचना चाहते थे. ठीक है, मतलब कि अब जो है ये हेवी टैक्सेस ने एक्सपोर्टर्स को डिस्करेज किया एक्सपोर्ट करने से. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन सेक्टर में, जो फॉरेन मार्केट में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, और फॉरेन मार्केट में जो है हम अपने गुड्स को नहीं भेज रहे हैं. ओके, एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस और वेल नोन हैंडीक्राफ्ट था उस टाइम पर पूरी वर्ल्ड में. ठीक है, तो अब हमारी जो बाहर अच्छी खासी डिमांड हुआ करती थी हैंडीक्राफ्ट्स की वो नहीं होगी. नहीं, वो तो होगी लेकिन हम जो है वहां पर गुड्स नहीं भेज रहे. तो अब जो फॉरेन मार्केट में जितने भी यूनिट्स ऑफ गुड्स आप भेजते होगे वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी जो है वो सबसे बड़ा रीजन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को र्यून करने में ब्रिटिश टाइम्स में. ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है हमारा, ये सबसे बड़ा रीजन है. और ये ब्रिटिशर्स ने क्यों किया स्टूडेंट्स? बिकॉज ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया की वैल्यू रहे इस पूरी वर्ल्ड में. ठीक है, वो ये चाहते थे कि इंडिया पर सिर्फ वही रूल करे. अगर ये चीज चलती रहती तो क्या होता कि इसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो वेल्दी बनते जाते. ठीक है, उनके पास में वेल्थ आती जाती, और वो अगर पावरफुल हो जाते तो वो ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते थे? चैलेंज कर सकते थे. इंडियंस पावरफुल नहीं थे, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर रूल कर पाए. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो दूसरी कंट्रीज है वो भी हेल्प करने लगती इंडिया की, इंडियंस खुद पावरफुल बनने लगते. तो ये एक थ्रेट था ब्रिटिशर्स के लिए, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो रूल करे इंडिया पे. ठीक है, वो सोलली रूल करे इंडिया पे, इंडिया जो है वो उनके कंट्रोल में रहे हमेशा, इसलिए वो कुछ ऐसी डिफरेंट पॉलिसीज लाते रहते थे. ठीक है, तो उनमें से एक ये थी डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी. ओके, सो ये एक बड़ा, या ये एक हम बोल सकते हैं बहुत ही सही रीजन है इस पर्टिकुलर आंसर के लिए. ठीक है, और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड ब्रिटेन गुड्स. अब जो मशीन से मेड ब्रिटेन गुड्स, जो ब्रिटेन भूल जाओ, जो मशीन से मेड गुड्स होंगे स्टूडेंट्स उनमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो ज़्यादा हम बोल सकते हैं उनमें हम ज़्यादा इनोवेशन कर पाएंगे. राइट, और वो ज़्यादा जल्दी बनेंगे एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स. हैंडमेड गुड्स में हो सकता है कि एकदम प्रॉपरली फिनिशिंग ना ही हो. ठीक है, उसके बाद में हो सकता है वो थोड़े वीक हो, थोड़ा सा ऐसे करने पर हो सकता है कोई कपड़ा फट जाए, हैंडमेड हो अगर वो. तो वही चीज़ अगर मशीन से बनाओगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. तो मशीन जो ब्रिटेन था वो तो भाई उनके पास तो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज थी ना, उनकी इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, तो उनके पास तो टेक्नोलॉजीज थी, उनके पास तो मशीनरीज थी, तो वो मशीन से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पा रहे थे. तो
तो अब कोई भी एक कंज्यूमर किसे परचेज करना चाहेगा, एक अच्छे प्रोडक्ट को या एक थोड़े से कम अच्छे प्रोडक्ट को? सिंपल सी चीज़ है, एक जो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, राइट, जिसमें हर एक फीचर ज़्यादा बेटर होगा, वही गुड हम क्या करेंगे, परचेज करना चाहेंगे। सो हमारे जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो compete नहीं कर पा रहे थे किसके साथ में, ब्रिटेन मेड मशीनरी गुड्स से, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते गई, और वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो पूरी नेग्लिजिबल टर्म्स में आ गई, या फिर हम बोले कि एकदम उसमें जो ग्रोथ है वो रुक गई, और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या करने लगी, मार्केट से एग्जिट होने लगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हमारी स्टेटमेंट को सही बता रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि यस हम एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये कुछ हमारे 2 रीजंस थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What objectives did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए ब्रिटिशर्स, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारी जो चीज़ें ये इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, फिजिकल एसेट्स हो गए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लाए थे, जो हमने अपना लेक्चर पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया में। तो वो क्या क्या थे स्टूडेंट्स, एक रिकैप ले लें सबसे पहले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे हमारे पास में रोड, रेलवेज, ओके, कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज आई थी, एंड वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, राइट। आई होप कि आप सब कुछ ये रिकॉल कर पा रहे हैं। सो रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे स्टूडेंट्स, ये क्या इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए लाए थे? क्या रीजन था? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनको डेवलप करना या इनको स्टैब्लिश करना इंडिया में, उसका क्या रीजन था ब्रिटिशर्स का? तो वी नो कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में हो, ओके। ब्रिटिशर्स ने, हाँ, अनइंटेंशनली अगर वो इंडिया के लिए अच्छा हो तो वो बात अलग है, लेकिन इंटेंशनली ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई भी पर्टिकुलर वर्क या ऐसा कोई भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं किया जो कि इंडिया के लिए अच्छा हो, राइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वी नो कि ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ब्रिटिश के इसको डेवलप करने के लिए? तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? वो उनका खुद का इंटरेस्ट जो है उसके लिए उन्होंने किया, उनके खुद के जो हम बोल दें कि उनके जो खुद की नेसेसिटीज थी, उनका खुद का जो काम था वो पूरा करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था इंडिया में, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिस्टमैटिक मैनर में लिखना है ताकि एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सके हम, या फिर एक अच्छा सा आंसर हम दे सके एक चेकर को, ठीक है। So one cannot deny the fact that under the British rule there was significant change in infrastructure development in the country. बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे भाई, हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही सही चीज भी हुई थी, ठीक है। अगर लॉन्ग रन में देखें तो आज जो रोड बनी हुई है वो स्टार्ट तो ब्रिटिशर्स ने की थी, आइडिया तो वहीं से आया था कि हाँ अपन अब ऐसे रोड बना सकते हैं। ब्रिटिशर्स आए उसके पहले तो किसी ने इंडिया में रोड्स नहीं बनाई, राइट। तो आइडिया तो उन्होंने ही दिया था, ठीक है। आज हमने वो बहुत डेवलप कर लिया है, आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा था या वो अच्छा मूव था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए नहीं किया, उनके पर्पसेस को सर्व करने के लिए किया था, right? So, but the bona fide motive of British behind the infrastructure development was only to serve their own colonial interest, ठीक है। क्या पर्टिकुलर रीजन था इसके पीछे? उनका खुद का इंटरेस्ट सर्व करना था।
हमारे लिए नहीं, उन्होंने उनके खुद के लिए ये पर्टिकुलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, ठीक है। There was a infrastructure development in the fields of transport and communication। बिल्कुल, ये जो अभी हमने चारों देखे वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में ही थे। एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेलवेज, ये किसके लिए आ गए? ये आ गए हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड जो कम्युनिकेशन वाला था उसमें क्या आता है अपना? टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। सो द रोड्स सर्व द पर्पस ऑफ facilitating transportation of raw material from different parts of the country to ports, and ports were developed for easy and fast exports to and imports from Britain, ठीक है। अब रोड्स बनाई किसके लिए? हमारे लिए नहीं, खुद के लिए। उन्होंने खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए रोड्स बनाई ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट करवा सके। अब ऐसा होता है ना कि भाई उन्होंने जो पोर्ट्स बनाए, वाटर और एयर दोनों के लिए जो उन्होंने पोर्ट्स बनाए, वो हर एक जगह पर तो होंगे नहीं, ओके लेकिन रॉ मटेरियल्स तो ऐसे हो सकते हैं वो वैसी जगहों से लाना हो में, या वो उन एरियाज से लाना हो जहां पर ये पोर्ट्स अवेलेबल ही ना हो, राइट। तो क्या करेंगे? वो रोड्स के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू इन रॉ मटेरियल्स को उस प्लेस तक, कहां तक लाया जाएगा? पोर्ट्स तक लाया जाएगा, और पोर्ट से वो एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सके या फिर इंपोर्ट हुआ जो प्रोडक्ट है वो सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है। तो रोड्स का मोटिव हमें समझ में आ गया कि रोड क्यों कंस्ट्रक्ट की गई, ओके। Similarly, railway were introduced and developed for the transportation of finished goods of British industries to the interiors of India। देखो, रेलवेज एंड रोड्स को हम थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि वो इंटरचेंजेबली यूज कर लो उसे, ठीक है। कैसे? रेलवेज जो है स्टूडेंट्स, उनका भी वही काम कि हर एक जगह पर जो है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, तो ये जो पर्टिकुलर गुड्स हैं या रॉ मटेरियल्स है, अगर उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जो पोर्ट्स हैं वहाँ से डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट जगहों पे, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? रेलवे या रोड्स का। अब रेलवे और रोड में डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आपको मान लो हम दो ले लें, कोई भी स्टेट ले लीजिए, एक ले लिया हमने केरला, ओके, और एक ले लेते हैं हम अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, ये दो ले लिए हमने। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे केरला से कोई भी चीज मध्य प्रदेश में भेजनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? रेलवेज का यूज करूंगी। यहां पर अगर मैं रोड का यूज कर रही हूं तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा, राइट। तो मैं किसका यूज करूंगी? रेलवे का यूज करूंगी। अभी आप यही मानो कि रेलवे और रोड दो ही हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्टेशन मत लेके आना कि मैम हम जो है ना रेलवे भी क्यों यूज करें, हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे, वो चीज भी नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने माना कि रेलवे से हम जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मुझे केरला के कुछ डिफरेंट जगहों पर कोई गुड्स को भेजना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि केरला के अंदर जो एक डिफरेंट विलेज, टाउन, सिटी जो होंगे सब में रेलवे कनेक्शन हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोड कनेक्शन होगा। तो ये जो छोटी जगहों पर, या हम बोल सकते हैं कि थोड़े नियर बाय प्लेसेस हैं, वहां के लिए किसका यूज कर लिया? रोड का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोड को यूज कर लिया, और जो बहुत फार अवे प्लेसेस है वहां पर हमने रेलवे को यूज कर लिया। बाकी दोनों का काम क्या है? दोनों का काम सेम है कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को या रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। तो आई होप कि रेलवे और रोड का जो ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ने रोड और रेलवेज क्यों डेवलप किए, ठीक है। फिर रेलवेज असिस्टेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू वाइडन द मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स ये चीज बहुत ही ऑब्वियस सी है कि अगर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कि अगर अब आप इजीली डिफरेंट जगहों पर ट्रेवल कर पा रहे हो, जा पा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कुछ रिमोट एरियाज पे, कुछ ऐसे एरियाज पर जहां पर आपके गुड्स पहुंचने चाहिए थे, मतलब कि अगर वहां पहुंचेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, लेकिन वहां पर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अब जब कनेक्टिविटी आ गई स्टूडेंट्स, आप इजीली जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, तो उन जगहों पर भी ये जो है गुड्स भेजे जाएंगे
जहां पर नहीं जा पा रहे थे। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक ब्रिटिशर्स का ये एडवांटेज था कि उनका जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा था, या उनके गुड्स के लिए जो मार्केट है वो वाइडन हो रहा था। ओके, Post and telegraphs were developed to enhance the efficiency and effectiveness of a British administration. Now, post and telegraphs जो थे वो mainly law and order को maintain करने के लिए थे। अब अगर आप लोगों ने वो पर्टिकुलर वीडियो देखा होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एक लॉ आया है तो क्या, अगर एक कोई लॉ फ्रेम किया तो अब एक पर्सन कहीं जाएगा सारे स्टेट्स में। ठीक है, एक पर्सन जो कि दिल्ली में कोई लॉ बना। ओके, अब मान लीजिए हम आज की बात करें, जैसे कि मान लो कि अभी हमारे पास में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वी डोंट हैव टीवी, वी डोंट हैव न्यूज़पेपर, टेलीफोन्स नहीं है, और ठीक है, पोस्टल सर्विसेज भी नहीं है। तो क्या होगा, अगर आज हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी एक डिसीजन ले रही है तो उससे, वो डिसीजन है पूरी कंट्री के लिए, तो उसे पूरी कंट्री को बताना तो पड़ेगा ना कि अच्छा ये पर्टिकुलर न्यू रूल आया है या न्यू लॉ आया है। तो पूरी कंट्री को बताने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने बोला, कुछ नंबर ऑफ पीपल को बोला कि आप लोग जो है सारे स्टेट्स डिवाइड कर लो और खुद ट्रेवल करो और जाकर उन्हें बोल के आओ। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगा, बिल्कुल लगा। अब हो सकता है ना ऐसा कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हो, जो भी रूल बनाया हो, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो, तो वहां का लीडर बोले कि नहीं, ये चीज जो है यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट हो सकती XYZ रीजन की वजह से। तो अब क्या होगा, जो भी पर्सन एज अ मीडिएटर गया था उनके पास में, वो वापस आएगा गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट को बोलेगा कि ऐसी ऐसी बात है और ये पर्टिकुलर रीजंस की वजह से वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब उसका सल्यूशन बताया गया कि ऐसा होगा, फिर वो मीडिएटर वापस गया उस स्टेट में, उन्होंने बताया कि आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वो लॉ हुआ इंप्लीमेंट। टाइम लगा ज्यादा, बिल्कुल लगा। इस पूरे सिनारियो को आप सोचिए, टाइम लगेगा। ट्रैवलिंग भी जो है वो इतनी इजी नहीं थी कि अभी गवर्नमेंट ने बोला कि आप जाओ और आप 2 मिनट में वहां पहुंच जाओगे। जो एकदम पास वाले, जो नियर बाय स्टेट्स होंगे उनके पास, उनमें आप जल्दी पहुंच जाओगे। जो बहुत फार अवे वाले स्टेट्स होंगे उनमें जाने में आपको टाइम लगेगा, समटाइम्स 2 to 3 to 4 days, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगे। अब देखो, उस टाइम पर ना तो ट्रैवलिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी थी, उसके बाद में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो जब ट्रैवलिंग ही इतनी अच्छी नहीं है, स्टूडेंट्स मान लो 2 से 3 दिन लग रहे जाने में। ठीक है, गया एक पर्सन, 2 से 3 दिन में वो वापस आया, फिर 2 से 3 दिन में वो वापस गया। कितने दिन हो गए, 7, 8, कुछ 8-9 दिन हो गए। अब 8-9 दिन तक उस पर्टिकुलर स्टेट में जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, और जो लॉ बनाया गया था उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होना था, तो ये डिले हुआ। अब वही चीज टेलीफोन, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज के थ्रू इजी हो गई। फोन करा, बताया कि ऐसा 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 है, कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा ऐसा करना है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो सामने वाले ने भी उसी टाइम बोल दिया और इन्होंने उस चीज को सॉल्व कर दिया। टाइम कम लगा, बिल्कुल कम लगा, विद इन कुछ मिनट्स ये जो है पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सर्विसेज थे वो डेवलप किए गए थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलता रहे। ओके, hence the aim of infrastructure development was not the growth and development of the Indian economy but to serve their own interest। ठीक है, क्या एम था स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का? उनका एम था उनके खुद के इंटरेस्ट को सर्व करना, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना वॉज नॉट देयर एम। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने पढ़ाए हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 देखेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए, नेक्स्ट वाला हम अपने 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 होगा, देन पार्ट 4 होगा, और फिर हमारा जो है पूरे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट होंगे। ओके, आई होप कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, एंड मिलते हैं